क्योंकि वहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, रखते हो तो इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। अगर वॉल्यूम ml में ही रख देते हो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, W/में होता है। क्यों? क्योंकि वो 1 मोल का मास होता है, 1 मोल का वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। हेलो गाइस, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माई सेल्फ उमेश यादव। तो देखो, हमने रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करने का तरीका सीख लिया है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रोड मेथड है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो अब, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। अब यहाँ पे देखो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसको कैसे हम करेंगे, मतलब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या होती है, टाइट्रेशंस होती हैं। क्या होती है? टाइट्रेशंस है। जैसे इसमें आपको सिंपल टाइट्रेशंस मिलेंगी, सिंपल टाइट्रेशन, सिंपल टाइट्रेशंस। दूसरा आता है आपका डबल टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन से। तीसरा है आपका बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, ठीक है। तो 3 तरह की टाइट्रेशन है, सिंपल टाइट्रेशन से, डबल टाइट्रेशन एंड बैक टाइट्रेशन। सिंपल टाइट्रेशन में देखो, ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल टाइट्रेशन। ये दोनों तो आपके एडवांस में आते हैं, डबल टाइट्रेशन एंड बैक टाइट्रेशन। सिंपल टाइट्रेशन देखो जरा, सिंपल टाइट्रेशन में आपका क्या आ जाएगा, इसमें सिंपल सिंपल होगा। जैसे एसिड बेस की टाइट्रेशन हो गई है, एसिड बेस टाइट्रेशन। दूसरा होता है आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में जैसे कि आपका आइडियोमेट्री टाइट्रेशन, आइडियोमेट्री टाइट्रेशन, या फिर आपका आइडोमेट्री टाइट्रेशन, आइडोमेट्री टाइट्रेशन। ठीक है भाई। तो ये अगर आपको समझना है, टाइट्रेशंस अगर आपको समझना है, तो इसके लिए आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट आना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट, फिर इसके बाद टाइट्रेशन पे आएंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन करेंगे। मेन तो इसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद रिडॉक्स टाइट्रेशन में आपका आइडियोमेट्री एंड आइडोमेट्री टाइट्रेशंस करेंगे। तो पहले तो हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट को सीख लेते हैं, तभी आप इनके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है, कैसे किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। तो वो इक्विवेलेंट कंसेप्ट जब आप सीख लोगे तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा हम। ठीक है भाई, तो हेडिंग डाल लेते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट। नोट कर लिया सबने? चलो, इक्विवेलेंट कंसेप्ट हेडिंग डाल देना, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट देखो जरा, इसमें हम सबसे पहले तो नॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और पढ़ते क्या है, इसे नॉर्मल पढ़ते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन may be defined as the, may be defined as the defined as the number of gram equivalents, number of gram equivalents equivalents of the substance, of the substance present in 1 liter
1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है भाई। तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर जो भी आपका सब्सटेंस होता है, सल्यूट होता है, उसके जितने भी इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल सपोज करो आपका 5 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 5 लीटर अपने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ले रखा है, उसमें आपके इक्विवेलेंट्स कितने हैं, मान लेते हैं कि 10 इक्विवेलेंट्स हैं। 10 इक्विवेलेंट्स of the solute is present in 5 liters volume of the solution, ठीक है भाई। तो मुझे क्या करना है, इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए मैं पता करूंगा कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट जो भी सब्सटेंस है उसके कितने इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है। जितने भी इक्विवेलेंट्स आएंगे 1 लीटर के अंदर वही क्या होती है, उसकी नॉर्मेलिटी होती है। ठीक है भाई। तो 5 लीटर्स में कितने इक्विवेलेंट्स है, 10 इक्विवेलेंट्स हैं, 10 इक्विवेलेंट्स। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 10/5 है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 नॉर्मल। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी हो जाएगी। आप समझ रहे हो। तो 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर कितने इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, 2 इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं। तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या हो गई है, 2 नॉर्मल हो गया है। ये आपकी नॉर्मेलिटी हो गई है। ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखना है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। यहाँ पे देखो जरा, ये 10 ऊपर लिखा हुआ क्या है, ये इक्विवेलेंट्स है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, या सिंपल इक्विवेलेंट्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन लीटर्स। समझ रहे हो। तो ये आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाता है। यहां से आप नॉर्मेलिटी की यूनिट भी बता सकते हो। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मेलिटी की यूनिट हो जाएगी। ठीक है भाई। नोट करो, इसके सारे फॉर्मूले बना लेते हैं। देखो नॉर्मेलिटी क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है ना। स्पेशली जो केमिकल वाली जो रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि वहां पे आपके रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पे जब हम उसको बैलेंस करते हैं तो वो क्या होते हैं, मोल्स होते हैं। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, वो जनरली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई गैसियस रिएक्शन होता है तो वो मोल्स के साथ साथ उसके वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आप उस क्वेश्चन को मोल से सॉल्व कर रहे हो, मोलारिटी से सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आपको जो भी कंपोनेंट्स दे रखे हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके आप उससे मोलारिटी से या मोल से सॉल्व कर पाओगे। इक्विवेलेंट में क्या होता है, ये फायदा मिल जाता है कि हमें यहाँ पे कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। और ना हमें बैलेंस करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो मोल रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हमें वहां पे रिएक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल क्या करो, इक्विवेलेंट्स निकाल लो। ठीक है। सिंपल करो, इक्विवेलेंट्स निकाल लो। तो अभी हम इसी में करेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि भाई अगर किसी कंपोनेंट के मान लो कि 5 इक्विवेलेंट्स रिएक्ट हो रहे हैं, तो दूसरे के भी 5 ही इक्विवेलेंट्स रिएक्ट होंगे। मतलब बराबर बराबर इक्विवेलेंट्स आपके रिएक्ट होते हैं। और बराबर बराबर इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, जैसे प्रोडक्ट है तो उसके बराबर बराबर इक्विवेलेंट्स आपके बनेंगे। समझ रहे हो। ठीक है। तो इसलिए नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन सॉल्व करना या इक्विवेलेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करना वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो उसको हम इसी से ही सॉल्व करते हैं। हम इसमें मोलारिटी ठीक है ना के बराबर ही यूज करते हैं, और ना यूज करो तो अच्छा है। आप नॉर्मेलिटी से ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लो। नॉर्मेलिटी से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, खासकर जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। कर लिया सबने भाई। चलो
आगे देखो जरा नेक्स्ट है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके इक्विवेलेंट्स हो गए और ये आपका वॉल्यूम हो गया किसमें, लीटर में हो गया। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट्स निकालने होंगे तो मैं कैसे निकालूंगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। याद रखना वॉल्यूम इसमें लीटर में है, इन लीटर से, ठीक है। वॉल्यूम किसमें, लीटर में रखा हो, इसमें लीटर में होता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया वॉल्यूम, ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो ये क्या निकल के आएंगे, आपके इक्विवेलेंट्स निकल के आएंगे। ये क्या हो जाएंगे आपके इक्विवेलेंट्स से, इक्विवेलेंट्स से। अगर आप जनरली क्या होता है क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम एमएल में ही दे रखा होता है, सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा होता है, एक ही बात है, एक एमएल एक सेंटीमीटर क्यूब के ही बराबर होता है। और 1 लीटर के अंदर 1000 एमएल होता है या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो जनरली आपको क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम एमएल में या सेंटीमीटर क्यूब में ही दे रखा होगा। तो अगर आप वॉल्यूम को चेंज नहीं करते हो, लीटर में चेंज नहीं कर रहे हो, आप एमएल में ही लिख रहे हो या सेंटीमीटर क्यूब में ही लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान रखना जब आप वो वाला वॉल्यूम यूज कर रहे हो, एमएल वाला या सेंटीमीटर क्यूब वाला वॉल्यूम यूज कर रहे हो, तो आपको इक्विवेलेंट्स नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स है। क्योंकि वॉल्यूम में अगर 1000 का डिफरेंस आएगा तो इक्विवेलेंट्स में भी 1000 का डिफरेंस आ जाएगा। और एक इक्विवेलेंट में कितने मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं, 1000 मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो इसलिए आपको मिली इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम किस में ले लूं, इन एमएल में ले लूं या फिर सेंटीमीटर क्यूब में ले लूं, ठीक है। ये मेरा क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो मुझे क्या मिलेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स है। तो ये आपके मिल जाएंगे मिली इक्विवेलेंट्स है, मिली इक्विवेलेंट्स है। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम लीटर रखते हो तो इक्विवेलेंट्स मिलेंगे, अगर वॉल्यूम एमएल में ही रख देते हो, उसे चेंज नहीं कर रहे हो या सेंटीमीटर क्यूब में रख रहे हो, तो फिर आपको क्या मिलेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स मिलेंगे, ठीक है भाई। इतनी बात समझ आ गई है। चलो अब यहां पे देखो जरा, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे हम निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जो इक्विवेलेंट्स होते हैं वो बताता क्या है, वो बताता क्या, वो ये बताता है कि रिएक्शन के अंदर किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कितनी बार यूज हो रहा है, इक्विवेलेंट वेट कितनी बार यूज हो रहा है, वही क्या होता है, आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, ठीक है। आगे देखो जरा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स द इक्विवेलेंट वेट, हाउ मेनी टाइम्स द इक्विवेलेंट वेट। अब देखो यहाँ पे एक और टर्म आ गया, इक्विवेलेंट वेट है। जैसे मॉलिक्यूलर वेट होता है ऐसे ही आपका इक्विवेलेंट वेट होता है, पर मॉलिक्यूलर वेट किसी भी सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है, वो फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि वो 1 मोल का मास होता है, 1 मोल का वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लोगे तो उसका वेट क्या निकल के आता है, इक्विवेलेंट वेट ही आता है, ठीक है। जबकि अगर आप किसी भी सब्सटेंस का, अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हो तो उसका जो वेट आता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है ना। गलती से वो इक्विवेलेंट वेट बोल दिया, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल लेते हो तो वो क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये आपका इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये हमेशा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी रिएक्शन के अंदर सब्सटेंस में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग जो वेट उसका निकल के आएगा वही क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो इक्विवेलेंट वेट आपका चेंज होता रहता है, वो बदलता रहता है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट आपका कांस्टेंट होता है क्योंकि वो हमेशा 1 मोल का मास होता है, हमेशा 1 मोल का मास होता है। अब उसमें याद रखना कि वहां पे कितने भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर इक्विवेलेंट वेट हमेशा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कोरस्पॉन्डिंग ही वेट निकाला जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो रिप्रेजेंट द हाउ मेनी टाइम्स द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स से किसी भी सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसका इक्विवेलेंट वेट है कितनी बार यूज हो रहा है, ठीक है, कितनी बार उसका वो मतलब कितनी बार इक्विवेलेंट वेट यूज हो रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हो।
तो वही क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आप एक पर्टिकुलर वेट लेके आ रहे हो, किसी भी सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर वेट ले लिया आपने, ठीक है, जैसे 500 ग्राम ले लिया या 600 ग्राम ले लिया, तो आप देखोगे कि उस 600 ग्राम में उसका इक्विवेलेंट वेट कितनी बार यूज हो रहा है, कितनी बार यूज हो रहा है, वही क्या होता है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस, वेट ऑफ द सब्सटेंस या सल्यूट जो मर्जी लिखना चाहते हो वो लिख लो, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है, अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालते हैं, तो ये इक्विवेलेंट्स हो गए, ये आपका वेट हो गया और ये आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो इस तरीके से आप निकालते हो, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो देखो जरा, इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट है। आप कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है, आपका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास जो भी कह लो, क्योंकि मोलर मास ही क्या होता है, एक मोल का मास होता है। मॉलिक्यूलर वेट तो किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के मास को ही क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो, पर वही है कि इसमें वैल्यू तो सेम ही होती है, यूनिट का ही फर्क होता है। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो यू में लिखा जाता है, ठीक है, वो यू में लिखा जाता है, यू या फिर एएमयू, यूनिफाइड मास होता है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसमें लिखते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल का ही मास होता है, पर वैल्यू में कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे अगर ऑक्सीजन गैस है तो उसके एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 32 यू होता है, और जो उसके एक मोल का मास होता है वो क्या होता है, 32 ग्राम होता है। तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं, यूनिट का ही फर्क होता है। ठीक है, तो 32 ग्राम क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास है, मतलब वो क्या है, आपका मोलर मास है। मोलर मास एक्चुअली उसे मोलर मास ही बोलते हैं। मोलर मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, जो कि मॉलिक्यूल के लिए यूज होता है। अगर एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में, मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के में अगर एक वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके कोरिस्पोंडिंग जो सब्सटेंस का मास निकल के आता है, वेट निकल के आता है, वही क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तो एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, W अपॉन में मोलर मास, और एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ये आ गया आपका। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन के आता है, देयरफॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ये देखो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है, ठीक है, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो इसे ये ध्यान से, ठीक है ना, याद रखो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाते हैं, आपके नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर हो जाता है। ठीक है भाई, इसे नोट करो। तो मैं इक्विवेलेंट्स के सारे आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं, ठीक है, क्योंकि कोई भी यूज हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा दे रखा है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर आप उसके इक्विवेलेंट्स निकालोगे। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। आ जाओ इधर देखो जरा। तो इक्विवेलेंट्स के कौन कौन से फॉर्मूले आ गए हमारे पास, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और याद रखना ये वॉल्यूम किस में रहेगा, आपका लीटर में, इन लीटर्स, लीटर्स। ठीक है, ये हो गया आपका। दूसरा फॉर्मूला क्या आया था आपका, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट है। ये भी होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आप नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से निकाल सकते हो, या वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट से निकाल सकते हो, या फिर आप वेट अपॉन में मोलर मास इनटू एन फैक्टर, इससे भी निकाल सकते हो। और यही आगे जाके क्या बन जाता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, इससे भी आप निकाल सकते हो।
अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोलैरिटी से निकालो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर है। पर याद रखना यहाँ पे वॉल्यूम वही लीटर में होगा, ठीक है ना, फिर से वही कह देता हूँ, ये वॉल्यूम किस में, लीटर में है, लीटर से इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर। अब इसमें से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से। ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कैसे भी निकाल सकते हो, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा आपको दे रखा है, ठीक है। और यहां से एक और आपका फॉर्मूला बन जाता है कि नॉर्मेलिटी जो होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। अगर आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी दे रखी हो, नॉर्मेलिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, यही करोगे आप, ठीक है ना। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये सब यूज होने वाले हैं, बात समझ रहे हो। और इसी में क्या होगा ना, कई बार ऐसे लिखा होता है, जैसे मान लो कि आपको लिखा होगा n/2 लिखा होगा, n/2 सॉल्यूशन लिखा होगा, तो ये इसे बोलते हैं सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब है कि आपके हाफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, बात समझ रहे हो। ऐसे ही अगर आपका मान लो कि ये लिखा जाता है n/10 लिखा जाता है, n/10 लिखा आता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी 1/10 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरीके से n/100 भी आ सकता है, n/1000 भी आ सकता है। अगर n/100 आ रहा है तो सेंटीमोलर सॉल्यूशन होता है, यानी कि 1/100 इक्विवेलेंट्स आपके प्रेजेंट है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में। n/1000 अगर लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो नॉर्मेलिटी है 1/1000 दे रखी है, ठीक है, इसे मिली मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/1000 इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसे भी लिखा आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए सारे वर्ड याद रखो, जैसे 2 नॉर्मल लिखा आ रहा है तो ये बाय नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, बाय नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, मतलब 2 इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में, ठीक है भाई। नोट करो फटाफट इसे, कर लिया भाई सबने। अब इधर देखो आगे, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट देख लो जरा एक बार, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे। तो नॉर्मेलिटी जो होता है वो वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। बट टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि नॉर्मेलिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो याद रखना, नॉर्मेलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है नॉर्मेलिटी वो आपकी घट जाएगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो आगे बात करते हैं, जरा एक बार मिक्सिंग का देख लेते हैं, मिक्सिंग का फॉर्मूला देख लेते हैं। मैं सिर्फ फॉर्मूले लिख रहा हूं क्योंकि मोल कंसेप्ट में भी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, बस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि किस तरीके से आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चंस में इक्विवेलेंट कंसेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है ना, किस तरीके से इसको यूज करना है, तो वो चीज देखनी है आपको। तो मिक्सिंग अगर होता है, मान लो आप 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो तो सबके इक्विवेलेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो होगा, मतलब फाइनल सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होगी, तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी, वो जाएगा आपका N1V1 पहले वाले के इक्विवेलेंट्स प्लस दूसरे वाले के इक्विवेलेंट्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम V1 प्लस में V2,
ठीक है। तो मिक्सिंग में आपका ये हो जाएगा। डाइल्यूशन में आपको पता ही है, डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन में क्या करते हैं भाई, वहां पे तो इक्विवेलेंट्स में कोई फर्क पड़ता नहीं है, बराबर बराबर इक्विवेलेंट्स है। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये डाइल्यूशन के लिए हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप इसमें भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाता है इसमें, डाइल्यूशन का हो गया। ठीक है, अगर मान लो कि आप कोई एसिड बेस की टाइट्रेशन कर रहे हो, एसिड बेस की टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन अगर मैं करता हूं, तब अगर आपको इसमें पता करना हो तो क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या हो जाएगी भाई, जिसका ज्यादा होगा उसको ऊपर वो पहले लिख लेना, N1V1 माइनस में N2V2, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट्स को कम करते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, पर वॉल्यूम में माइनस नहीं करना आपको। ठीक है, तो वो तो ऐड ही होगा, V1 प्लस में V2, ये हो जाएगा आपका एसिड बेस टाइट्रेशन, आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस रखोगे, यहाँ प्लस रखोगे, ये चीज ध्यान में रखना एसिड बेस टाइट्रेशन में, अगर आपको निकालना है तो इक्विवेलेंट्स है, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट्स निकालना है तो। कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलो नोट कर लो फटाफट। अब हम इक्विवेलेंट वेट के बारे में बात करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। ठीक है, लिखो फटाफट नोट करो। चलो आगे देखते हैं इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट है। तो देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इट इज द वेट ऑफ, इट इज द वेट ऑफ वन मोल, सॉरी वन इक्विवेलेंट, इट इज द वेट ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, वन इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। अगर आप किसी भी सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट लेते हो, एक इक्विवेलेंट, तो एक इक्विवेलेंट का जो वेट निकल के आएगा, मतलब उस सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट लेके आ रहे हो, ठीक है, तो उसके कोरिस्पोंडिंग उस सब्सटेंस का जो भी वेट होगा वही क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो, इट इज द वेट ऑफ, इट इज द वेट ऑफ द सब्सटेंस, it is the weight of the substance which involves one mole of electrons, one mole of electron। जैसे रिएक्शन में अगर बात करूंगा तो किसी भी सब्सटेंस के लिए रिएक्शन में अगर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है तो उसके कोरस्पोंडिंग उस सब्सटेंस का जितना भी वेट निकल के आएगा वही क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो विच इन्वॉल्व्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ही करते हैं ना। तो हमने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, मतलब कोई भी ले सकते हो, जैसे आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड या बेस या फिर सॉल्ट ले सकते हो, या मोल्टन फॉर्म में भी ले सकते हो सॉल्ट का। तो ठीक है ना, हमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ही तो कराना है, और इसमें दो मेटल की रॉड्स डिप कर देते हैं, ठीक है, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो इसमें कैथोड होता है, कैनोड होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है ना भाई। अब वहां पर देखो जरा, तो जब आप उसे एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हो और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो, तो हम क्या कहते हैं कि भाई जब सॉल्यूशन में से वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाता है, और वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे चार्ज होता है, 96,500 कूलम चार्ज होता है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो, 96,500 कूलम चार्ज होता है इसके ऊपर, बात समझ रहे हो। तो जब आप इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करोगे तो फिर क्या होगा कि आपके वहां पर जो भी सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट है, जैसे कि अभी मैंने बताया कैथोड नेगेटिव होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव है, तो उस पे जो आपके पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं कैटाइन, वो जाके उस पे जाके डिपॉजिट होते हैं, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, मेटल में, अपने मेटल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वहां पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है या फिर 96,500 कूलम चार्ज का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो जितना वेट है, ठीक है ना, जितना वेट वो डिपॉजिट करेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, वही क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट वेट होता है, वही क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट वेट होता है।
समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इस तरीके से करते हो। अब इक्विवेलेंट वेट हम निकालते कैसे? देखो इक्विवेलेंट वेट निकालने का बहुत ही, ठीक है ना, एक ही फॉर्मूला है, सिंपल है। इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं? तो ये क्या होता है, मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट है अपॉन में एन फैक्टर, जैसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। बात समझ रहे हो? तो इसी तरीके से निकाला जाता है। अब देखो अलग अलग सब्सटेंस के लिए हम अलग अलग तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो मतलब मेन बात क्या है ना, वैलेंसी जो आपका एन फैक्टर है ना, एन फैक्टर है, यही अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। मॉलिक्यूलर वेट तो आपका फिक्स है, ये तो कांस्टेंट होता है सबका, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात वैसे तो यहाँ पे मोलर मास को ही लिखना ठीक होता है, क्योंकि मोलर मास हमेशा एक मोल का ही मास होता है, ठीक है ना। वो मोल कंसेप्ट मैंने आपको बता देता है डेली लाइफ में, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप आराम से यूज करो, बस आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये क्या होता है और वो क्या होता है, ठीक है। देखो इधर, तो सबसे पहले तो मैं करता हूँ एक एलिमेंट का निकालता हूँ इक्विवेलेंट वेट है एलिमेंट का। तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है? तो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट है इज इक्वल टू, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा किसी भी एलिमेंट के लिए? वो क्या होता है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास अपॉन में इसका एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर क्या होता है, इसकी वैलेंसी होती है। इसकी वैलेंसी मतलब जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर रहा है वही क्या होता है, इसका एन फैक्टर होता है, ठीक है, वैलेंसी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम है, गिव्स टू Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। एक ही वैलेंसी है, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये इसका एन फैक्टर हो गया है, ठीक है भाई। चलो, और फिर ऐसे मैग्नीशियम का देख लो जरा, Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। पर इक्विवेलेंट वेट जब हम निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट के लिए ही करा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, जब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तब इसका मोलर मास कितना होगा, तब इसका मोलर मास कितना होगा, 24 ग्राम होगा, है ना भाई। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो 24 ग्राम इसका एटॉमिक मास है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए करना होता है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का जो इन्वॉल्वमेंट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेट निकल के आएगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट होता है, तो 12 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 12 होता है। तो हमेशा वैसे ही करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो सेम था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे जो इसका एटॉमिक मास है वही इसका इक्विवेलेंट वेट है 23 ग्राम, ठीक है। एल्युमिनियम के लिए देखो जरा, एल्युमिनियम के लिए गिव्स टू Al3 पॉजिटिव है प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे क्या है, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है और वो 27 ग्राम जो इसका एटॉमिक मास है उसके बराबर है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 27 ग्राम आपका वेट है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना हो जाएगा, 9 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा, 9 ग्राम, तो 9 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालते हो। नोट करो, फिर फटाफट दूसरे का करते जरा। कर लिया भाई सबने? अगला देखो, नेक्स्ट है आपका एसिड। एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है? तो इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट है, एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास, ये लो मोलर मास ही लिख देते भाई, मोलर मास अपॉन में इसका एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर क्या होता है, इसकी बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी मतलब रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन से, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन से। कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस हैं, वही क्या होता है, इसका एन फैक्टर होता है, ठीक है। एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल जैसे कि HCl है, एक ही हाइड्रोजन है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। HNO3 है, एक ही है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया। H2SO4 है,
इसका इन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पर रिएक्शन में आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन में अगर एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो इन फैक्टर 1 ही लिखोगे, ठीक है। पर रिएक्शन में जनरली हम वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। हम वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट से ही करते हैं कि एक मोल सब्सटेंस के लिए, एक मोल कंपाउंड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। जितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है फॉर 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, वही उसका इन फैक्टर होता है। रिएक्शन में तो ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है। तो इन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ऐसे ही आपका देखो फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, तो इसका इन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका इन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या फिर आपका 3 हो जाएगा। तीनों रिप्लेसेबल होते हैं इसके अंदर। आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे इसका देख लो जरा, जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, आप इसकी रिएक्शन कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, NaH2PO4। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया है, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो H3PO4, फिर से रिएक्शन कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मान लो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो N2HPO4, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही आपका H3PO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं, तो N3PO4, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से एसिड का एन फैक्टर निकालते हैं, रिप्लेसेबल H प्रोटीन देखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें, एन फैक्टर के लिए अलग से कर लेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लो, अभी बस फॉर्मूले लिख लो। लिख लिया भाई सबने, चलो चलो देखो आप बेस का करते हैं। बेस का कैसे करेंगे, तो बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इसका इनफैक्टर। बेस का इनफैक्टर क्या होता है, उसकी एसिडिटी होती है, एसिडिटी मतलब रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका इनफैक्टर क्या होता है, यहाँ पे एक ही OH ग्रुप है, तो इसका इनफैक्टर क्या हो जाएगा, 1। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 2 है, तो इसका इनफैक्टर क्या हो जाएगा, 2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका इनफैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आपको मैंने बताया भी था कि जो अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो वीक बेस होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है आपका, वीक है। और जो डी ब्लॉक मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो भी आप ले सकते हो, डी ब्लॉक मेटल के हाइड्रोक्साइड से, जैसे कि आपका क्रोमियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आयरन हाइड्रोक्साइड हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब आपके वीक बेस होते हैं। इसका इनफैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका इनफैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका इनफैक्टर क्या होगा, इनफैक्टर 2 हो जाएगा। तो बेस का तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो आयन का कैसे करेंगे, आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास या मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास अपॉन में इसका इनफैक्टर। इनफैक्टर क्या होता है इसका, चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, ठीक है। आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वही क्या होता है, इसका इनफैक्टर होता है। इसका एग्जांपल देख लो,
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि H पॉजिटिव आइन, एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, +1 का ही चार्ज है। ऐसे ही आपका Na पॉजिटिव हो गया, Mg2 पॉजिटिव, इस पे चार्ज +2 का है तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, चार्ज देखना है आपको, ठीक है। Al3 पॉजिटिव हो गया, Fe2 पॉजिटिव हो गया, Ni2 पॉजिटिव हो गया, Zn2 पॉजिटिव हो गया, ये सब। इसी तरीके से अनाइन भी आप ले सकते हो। अनाइन में आपके जैसे Cl नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया, कार्बोनेट आइन हो गया, CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट आइन हो गया। तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है वही क्या होता है, इनका एन फैक्टर होता है। तो इस तरीके से आप आयन का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, ठीक है। नोट करो। फिर कंपाउंड का करते हैं। कंपाउंड का कैसे करना होता है कर लिया भाई सबने। चलो कंपाउंड का देखो जरा, नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन में टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कटाइन या फिर अनाइन, क्योंकि कंपाउंड कैसा होता है, न्यूट्रल, उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता। या तो कटाइन का टोटल चार्ज देख लो या तो अनाइन का टोटल चार्ज देख लो। पर याद रखना, फॉर 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, ठीक है भाई, या 1 मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, कोई उससे वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। देखो जब सारी चीजें मोल में चलती है तो मोल में लिखना पड़ता है, मॉलिक्यूल में करना है तो मॉलिक्यूल में कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो, जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो चार्ज कितना है इस पे 1 ही है, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपका देखो MgCl2, ये +2 है, ये -1 है, एक पे -1 है, 2 पे -2, तो या तो कटाइन का चार्ज ले लो या तो अनाइन का चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड वाइज ही लेते हैं, ठीक है। ये तो है नहीं कि नेगेटिव होगा तो एन फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, एन फैक्टर नेगेटिव कभी नहीं होता है, ठीक है भाई। तो ये इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे AlCl3 है, तो ये 3 पॉजिटिव है -1, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1 मोल के लिए या 1 मॉलिक्यूल के लिए, वो 3 है। क्लोरीन पे 1 पे -1 है, पर यहाँ पे इसके ये 1 मॉलिक्यूल में कितने 3 है, तो 3 पे कितना हो जाएगा -3। तो कटाइन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज अनाइन पे होता है, बस साइन अपोजिट होता है, तभी तो कंपाउंड न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसका देखो जरा, सोडियम सल्फेट है, अब यहाँ पे +1 होता है और इस पे -2 होता है, तो टोटल कटाइन पे चार्ज कितना हुआ +2, टोटल अनाइन पे चार्ज कितना हुआ -2, तो एन फैक्टर 2 ही तो होगा इसका। नेक्स्ट है आपका देखो एल्युमिनियम सल्फेट है, ये आपका, ये देखो जरा, तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम पे +3 का चार्ज होता है 1 पे, 2 पे कितना हुआ 6, इस पे 1 पे -2 है तो 2 पे कितना हुआ -6 है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही देखो सोडियम फोस्फेट देखो, Na3PO4, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 पे +1 है, ठीक है, 3 पे +3 हो जाएगा, 1 पे यहाँ -3 है। ऐसे ही आपका ये देखो जरा कैल्शियम फोस्फेट है, तो Ca3PO4 फोल्ट वाइज है। कैल्शियम 1 पे कितना है +2, तो 3 पे कितना हो जाएगा +6 है। फोस्फेट 1 पे -3 है, 2 पे कितना -6, तो एन फैक्टर 6 है इसका। बात समझ रहे हो, तो या तो टोटल कैटाइन का चार्ज देख लो या तो टोटल अनाइन का चार्ज देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कंपाउंड का हो गया है, नोट करो फटाफट, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट कर लिया भाई सबने, चलो एक लास्ट कर लेते हैं। एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के लिए है, रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए। रिडॉक्स रिएक्शंस में कैसे करोगे आप, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व फॉर 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। 1 मोल ऑफ द कंपाउंड के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा वही क्या होता है उसका एन फैक्टर फॉर 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, या फिर और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल ऑफ द कंपाउंड, पर मोल ऑफ द कंपाउंड, या तो फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ही देख लो पर मोल ऑफ द कंपाउंड, तो वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो KMnO4 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे ये +7 है, चेंज कितने का हुआ 5 का, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका 5 हो गया। ऐसे देखो KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट होता है किसमें, ये होता है वीक अल्कलाइन या वीक बेसिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम, वीक बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम। तो ये +7 से कहाँ जा रहा है +4 पे जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका 3 आ गया। इसी में देखो अगला है नेक्स्ट है KMnO4 स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है MnO4 2 नेगेटिव में मैग्नेटाइन में, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम होता है। तो यहाँ पे ये +7 पे या +7 से +6 पे जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो जाता है इसका 1 हो जाता है। चेंज कितने का चेंज कितने का वही इसका एन फैक्टर होता है, ठीक है भाई। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकालोगे, ठीक है। तब रिडॉक्स करेंगे तब बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, और अच्छे से। KMnO4 आपका वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का ये तरीका है। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका क्या, मान लो कि आपका ये एन फैक्टर निकालने का ही तरीका है, तो एन फैक्टर के लिए अलग से क्लास करते हैं कि नेक्स्ट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एन फैक्टर कैसे कैसे निकालते हैं, रिएक्शंस पे कैसे निकालते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के लिए कैसे करते हैं, तो सारे एग्जांपल्स करेंगे वहां पे, ठीक है। आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।